नमस्कार सभी को, यह है भय का सफर। आज हम 5 कहानियां सुनेंगे जो ये साबित करती हैं कि हम जिन त्वरित चित्रों और संदेशों का आदान प्रदान करते हैं वे हमेशा उतने सौम्य नहीं होते जितने प्रतीत होते हैं। एक पल की चूक हमारे भीतर ऐसा डर बसा सकती है जिसे भुलाना आसान नहीं होता। इस सफर में हम देखेंगे कि कैसे क्षणिक संदेशों के माध्यम से हमारे आसपास का अनजाना संसार कभी-कभी बहुत ही खतरनाक रूप ले लेता है। आइए इन रहस्यमय और डरावनी घटनाओं की तरफ आगे बढ़ते हैं। कहानी 1, अदृश्य छवियों का मायाजाल। राम्या एक युवा छात्रा थी जो दैनिक जीवन में पढ़ाई के साथ साथ कला के प्रति भी रुझान रखती थी। वह शहर के एक अपेक्षाकृत शांत हिस्से में अपनी सहेली के साथ किराए पर रहती थी। नई तकनीक और अनुप्रयोगों ने उसके जीवन को काफी रोचक बना दिया था, लेकिन उसका सबसे प्रिय माध्यम था चटक चित्र, एक ऐसा साधन जहां वह 2 सेकंड का चित्र लेकर क्षण भर में लोगों को भेज सकती है। हालांकि यहां हम कोई भी अंग्रेजी या विदेशी शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए चटक चित्र को आप एक ऐसे मंच के रूप में समझें जहां चित्र कुछ क्षण बाद अपने आप मिट जाते हैं। राम्या ने कुछ समय पहले एक नया विचार शुरू किया था। वह कला की विद्यार्थी थी, तो सोचा कि चटक चित्र पर तरह तरह के रचनात्मक फिल्टर बनाना सीखे। हालांकि वह पूर्ण रूप से प्रोग्रामिंग की जानकार नहीं थी। वह अलग अलग अनुप्रयोगों की सहायता से उन फिल्टरों को संशोधित करने की कोशिश करने लगी। कभी किसी चित्र पर बिल्ली के कान उगाते, कभी पेड़ पौधों की सुंदर बेलें चेहरे के इर्द गिर्द लहराती, तो कभी दर्पण जैसे प्रभाव बन जाते। ये सब करके उसे मजा आता था। एक रात उसकी रूममेट घर नहीं थी, किसी पारिवारिक कारण से अपने शहर गई हुई थी। रात करीब 11 बजे पढ़ाई खत्म करने के बाद राम्या ने सोचा कि चलो थोड़ा आराम करने के लिए नए फिल्टरों के साथ प्रयोग करें। उसने अपना दूरभाष यंत्र उठाया, चटक चित्र खोला और अपनी बनाई एक मजेदार कान नाक बदलने वाली परत लगाई। जब वह कैमरे में अपना चेहरा देख रही थी, अचानक उसे बगल में कोई धुंधला सा चेहरा दिखाई दिया, जैसे किसी और का प्रतिबिंब प्रकट होकर लुप्त हो गया हो। वह चौंक गई। पहले सोचा कि रोशनी की कोई खराबी होगी या शायद कमरे में कहीं से परछाई बन गई होगी। उसने कमरे की लाइट जांचने के लिए उठकर स्विच देखा। सब सामान्य था। वापस बैठकर दोबारा चटक चित्र को चालू किया। इस बार उसने बिल्ली कान वाला एक साधारण फिल्टर लगाया। कुछ देर तक सब सामान्य दिखा, फिर स्क्रीन झटके से चमकी और उसे अपनी ही परछाई के पीछे एक धुंधली आकृति घूमती हुई दिखाई दी। वह आकृति मानो कोई परछाई नहीं थी, बल्कि एक चेहरा था, पीले से रंग का, सूनी आंखों वाला, जैसे वह चेहरा देखते ही देख रहा हो। उसने घबराकर अनुप्रयोग बंद कर दिया। दिल की धड़कन तेज हो गई। कुछ देर जलपान किया और ठंडा पानी पीकर अपने को संभाला। फिर अपने मन को तसल्ली देने के लिए दोबारा कोशिश की, शायद कोई तकनीकी दोष है। जब वह एक चलचित्र रिकॉर्ड करने लगी ताकि आगे क्लास प्रोजेक्ट में दिखा सके कि उसका फिल्टर चल कैसे रहा है, तभी उसे उस चलचित्र में साफ दिखा कि ठीक उसकी दाईं ओर कोई अजीब सी आकृति खड़ी है। आकृति का चेहरा भ्रमित कर देने वाला था, मांद में छिपे किसी पिशाच की तरह फीका, और आंखें बिना पलक झपकाए उसकी ओर देखती हुई। उसने सिहर कर चलचित्र को वहीं रोक दिया। इसके बाद तो जैसे सिलसिला शुरू हो गया। कभी वह बिल्ली का फिल्टर लगाती तो उसी अजनबी चेहरे पर भी बिल्ली के कान उगाते दिख जाते, मानो वह चेहरा उसी के साथ फिल्टर शेयर कर रहा हो। कभी एक फूल वाला फिल्टर लगाती तो कुछ ही सेकंड में वह चेहरा भी फूलों से घिरा आभासित होता, लेकिन उन फूलों के बीच से झांकती उसकी भयानक आंखें इतनी डरावनी लगती कि राम्या को कंपी छुड़वा देती थीं। वह अपना दूरभाष यंत्र एक ओर रखकर कमरे में इधर उधर देखने लगी। कोई नहीं था। दरवाजा अंदर से बंद, खिड़की भी बंद। फिर यह अजीब छवि कैसे? उसकी समझ से परे था। कुछ देर बाद हिम्मत करके उसने फिर चटक चित्र खोलकर फिल्टर हटाकर सामान्य कैमरा मोड पर स्विच किया। कमरा खाली था। कोई अतिरिक्त चेहरा या आकृति नहीं। थोड़ा चैन महसूस हुआ, लेकिन तभी एक संदेश आया। यह संदेश किसी अनजान उपयोक्ता नाम से था, जिसका नाम था छवि माया या ऐसा ही कुछ अजीब। उस संदेश में सिर्फ 2 शब्द थे, मैं यही हूं। राम्या को लगा शायद कोई दोस्त मजाक कर रहा होगा। उसने जवाब दिया, तुम कौन हो? कोई उत्तर नहीं आया।
कुछ मिनट इंतजार करने के बाद वह उठी और अपना संगीत मध्यम चलाकर मन को शांत करने लगी। ठीक 12 बजे दोबारा चटक चित्र पर संदेश उभरा। एक काला चित्र जिस पर लिखा था पीछे देखो। उसकी रूह कांप गई। उसने धीरे से मुड़कर देखा। कमरे में कम रोशनी थी और विद्युतीय रोशनी की मंद किरण में सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन जब वह उत्तर देने के लिए स्क्रीन पर वापस आई तो उसे एक और संदेश मिला। इस बार एक ताजा लिया गया चित्र दिखाई दिया जिसमें खुद राम्या कमरे में बैठी दिख रही थी और उसके पीछे छत से लटकी हुई कोई परछाई जैसी चीज। वह चीखना चाहती थी पर आवाज गले में अटक गई। यह चित्र कहां से लिया गया? उसके फोन का कैमरा तो आगे था और कमरे में उसके अलावा कोई दूसरा यंत्र नहीं चल रहा था। राम्या ने झट से उस उपयोक्ता को अवरोधित करने की कोशिश की, लेकिन ठीक उसी क्षण एक और संदेश आया। इस बार वह अनुप्रयोग हिलने लगा और एक चलचित्र दिखा जिसमें केवल एक सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। भारी, धीमी, डरावनी सांसें। उसी के बीच कोई भीषण धीमा स्वर फुसफुसाया, बंद मत करो। अब हालात सहन करना मुश्किल था। उसने अनुप्रयोग बंद किया, अपने दूरभाष यंत्र को बंद कर दिया और बिस्तर पर गिर पड़ी। उसे लगा सुबह तक इंतजार करेगी, फिर कमरे से बाहर निकलकर कहीं सुरक्षित स्थान जाएगी। लेकिन पूरी रात उसे ऐसा लगा जैसे कोई कमरे में टहल रहा है, फुसफुसा रहा है। आंखें खुली तो खिड़की के शीशे में अपना प्रतिबिंब ही डरावना दिख रहा था। किसी तरह सुबह आई। अगले दिन उसने वह अनुप्रयोग हटा दिया। ऑनलाइन बहुत खोजबीन की मगर कोई तार्किक हल नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहा कि शायद उसके फिल्टर को किसी अदृश्य ऊर्जा ने बाधित कर दिया हो, या हो सकता है स्वरचित फिल्टर में कोई दोष था जिससे अजीब कंप्यूटरी छवियां उभर आईं। पर राम्या को याद था, वह भयानक चेहरा, वो अनजान संदेश, वो भयानक सांस की आवाज, ये कोई सामान्य गड़बड़ी नहीं थी। उसे आज तक समझ नहीं आया कि कौन उसके साथ लिंक हो गया था। लेकिन वह इस बात से आश्वस्त है कि कुछ दरारें ऐसी भी हैं जिन्हें मानव तकनीक अकेले बंद नहीं कर पाती, और कभी-कभी तेजी से प्रकट होने वाले चटक चित्र हमारी दुनिया और किसी दूसरी विचित्र दुनिया के बीच की दीवार को कमजोर कर सकते हैं। कहानी 2, अज्ञात संदेश और परिवार की परछाई। अनुष्का एक छोटे कस्बे से पढ़ाई के लिए महानगर आई थी। संघर्ष भरा जीवन था, पर उसे अपने माता पिता का पूरा सहयोग था। कभी कभी शहर की आपाधापी में वह अकेली महसूस करती, तब चटक चित्र के माध्यम से अपने परिवार और दोस्तों से जुड़ी रहती। दिन में व्यस्त रहती, रात को थोड़ी देर अपने प्रिय लोगों को चुटकुले या ताजे चित्र भेजती, फिर सो जाती। एक दिन महाविद्यालय के पुस्तकालय से लौटते समय उसे एक अजीब चित्र मिला। अनजान उपयोक्ता नाम से आया वह चित्र एक अंतिम संस्कार जैसा दृश्य दिखा रहा था। मध्यम रोशनी में एक वृद्ध व्यक्ति की पार्थिव देह फूलों से सजी हुई। चिंतित होकर अनुष्का ने सोचा, शायद किसी ने गलती से भेजा होगा। उसने संदेश को अनदेखा कर दिया, मगर कुछ देर बाद फिर चित्र आया। उसी वृद्ध का और भी करीबी दृश्य। इस पर शब्द लिखे थे, यह तुम्हारे लिए है। एक अजीब सी सिहरन उसके शरीर में फैल गई। वह जानती थी कि उसके परिवार में सब ठीक है, फिर ये अंतिम सम्मान का दृश्य क्यों? मानो उसकी ही भावनाओं से खेला जा रहा हो। उसने डरते डरते जवाब भेजा, तुम कौन हो? मुझे ऐसी तस्वीरें क्यों भेज रहे हो? कोई प्रत्यक्ष उत्तर नहीं आया, लेकिन थोड़ी ही देर में एक चलचित्र आया जिसमें श्मशान घाट जैसा प्रतीत होता परिवेश था। कुछ कुर्सियां, धूप दीप की हल्की चमक और वही शव फूलों के बीच। चलचित्र का अंत एक बड़े से फोटो पटल पर हुआ जहां उस मृत व्यक्ति के पुराने पारिवारिक चित्र लगे थे। चलचित्र जल्दी समाप्त हो गया। अनुष्का का मन बेहद विचलित हो उठा। वह अपने घर फोन लगाने को मुड़ी, लेकिन तभी चटक चित्र पर एक और संदेश आया। सचमुच परेशान कर देने वाला चित्र। इस बार एक पुरानी श्वेत श्याम तस्वीर थी जिसमें एक युवा महिला खड़ी थी। उसकी चेहरे की बनावट अनुष्का से मिलती जुलती लग रही थी। नीचे कलम से लिखा था, सन 1952 भानुमति। संदेश में लिखा था, यह तुम्हें याद दिलाता है? उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसके पारिवारिक इतिहास में झांक लिया हो। उसने अपने माता पिता से बात की तो उन्होंने संदेह जाहिर किया कि यह शायद पुरानी दादी या परदादी की तस्वीर हो सकती है।
पर वे इस पर निश्चित नहीं थे। अनुष्का हैरान थी, उसकी कोई अजनबी रिश्तेदार जिनका जिक्र शायद कभी दबी जबान हुआ हो, आखिर कौन यह सब भेज रहा था और क्यों? उसने फिर से पूछा, कृपया बता दो, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? मिनटों बाद उसे अंतिम चित्र मिला, वही वृद्ध की पार्थिव देह, परंतु इस बार चेहरा धुंधला करके वहां उसी श्वेत श्याम महिला की छवि लगा दी गई जो उसे पहले भेजी गई थी। उस पर लिखा था, अगली बारी तुम्हारी। अनुष्का के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसका मन हुआ कि तुरंत पुलिस में जाए, पर उसके पास कोई नाम या सुराग नहीं था। उसने उस उपयोक्ता को अवरोधित कर दिया। चटक चित्र की गोपनीयता सेटिंग बदल दी। केवल परिचित लोगों के संदेश ही स्वीकार होने लगे। कुछ दिन वह बहुत डरी रही। रातों को डरावने स्वप्न आते कि कहीं उस तस्वीर में जिस तरह चेहरा बदल दिया गया, वैसा ही कोई उसके साथ भी न कर दे। समय बीता और उसे दोबारा उस उपयोक्ता या संदेशों का सामना नहीं करना पड़ा, पर यह सवाल उसे आज तक कचोटता है कि आखिर कोई क्यों उसके भूतकाल पर नजर बनाए हुए था और वह पुरानी पारिवारिक तस्वीरों तक कैसे पहुंचा। क्या यह सब सिर्फ किसी मानसिक विकृति से पीड़ित व्यक्ति का खेल था, या वाकई कोई अदृश्य शक्ति जो उसके परिवार के अतीत से जुड़ी थी? अनुष्का ने सबक जरूर सीखा। सोशल मंचों पर सावधानी बरतनी चाहिए, खासतौर से उन चित्रों से जो निजी जीवन से जुड़े हों। कौन जाने कौन सी कड़ी कब जुड़ जाए और हमारी सबसे डरावनी यादें हकीकत का रूप ले लें। कहानी 3, अवांछित चटक और बंद दरवाजे का राज। उमेश एक बड़े विश्वविद्यालय का छात्र था जो छात्रावास में रहता था। वह काफी मिलनसार था। दोस्तों के साथ हंसी मजाक के बीच चटक चित्र पर हल्के फुल्के संदेश भेजना उसका रोज का काम था। अधिकतर समय दिन में पढ़ाई और शाम को दोस्तों के साथ बैठ के जीवन सरल लग रहा था, मगर एक रात सब कुछ बदल गया। देर शाम जब बाहर हल्की बारिश हो रही थी और उमेश अपनी मेज पर बैठा कॉफी पीते हुए नोट्स देख रहा था, उसे चटक चित्र पर एक अजनबी उपयोक्ता का निमंत्रण मिला। आमतौर पर वह तुरंत अनदेखा कर देता, मगर किसी कारणवश उसने स्वीकार कर लिया। इसके तुरंत बाद एक संदेश आया, धुंधली सी तस्वीर जिसमें दीवार के सहारे एक लंबा साया खड़ा दिख रहा था। कोई कैप्शन नहीं, कोई नाम नहीं। उमेश को लगा शायद कोई तकनीकी त्रुटि या मजाक है। उसने पलटकर लिखा, कौन हो भाई? वहां से कोई उत्तर नहीं। उसकी रुचि जगी और वह कुछ देर इंतजार करता रहा। 5 मिनट बाद दूसरा संदेश आया। इस बार वही अंधेरा गलियारा दिखाई दिया, पर फोटो कुछ स्पष्ट थी। कोई काला सिलहूट दीवार पर झुका था, मानो छिपकर देख रहा हो। नीचे लिखा था, पहचानो मुझे। हालांकि यह थोड़ा अजीब था। उमेश ने फिर पूछा, अरे भाई, ये क्या मजाक है? हुलिया भी नहीं दिख रहा तुम्हारा। जवाब में कुछ नहीं आया। वह मन में सोचने लगा कि शायद कोई दोस्त ने नया खाता बनाकर शरारत की होगी। कुछ देर तक कोई संदेश नहीं आया तो उसने चटक चित्र बंद कर दिया और पढ़ाई में लग गया। करीब आधे घंटे बाद तीसरा संदेश आया। इस बार चित्र में एक कमरे का दरवाजा दिख रहा था जिस पर संख्या अंकित थी। कम रोशनी होने के बावजूद वह संख्या पहचानी जा सकती थी। उसी छात्रावास के कमरों वाली श्रृंखला लग रही थी। उसे लगा यह कमरा कहीं उसके ही फ्लोर पर न हो। गौर से देखने पर दरवाजे की पहचान हुई, वह तो उसी का कमरा था। कैप्शन में लिखा था, मैं तुम्हें देख रहा हूं। उसके मन में झुरझुरी दौड़ गई। वह उठकर कमरे का दरवाजा देखने गया। दरवाजे पर कोई नहीं था। गलियारे में हल्की रोशनी थी मगर कोई परछाई तक नहीं। थोड़ी देर तक खड़ा रहकर वह वापस आ गया। फोन पर दोबारा देखा तो एक और संदेश आ चुका था। इस बार वही अंधेरा गलियारा दिखा और कैप्शन में लिखा था, दरवाजा बंद क्यों किया? उमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत ही उस उपयोक्ता को अवरोधित करने की कोशिश की, लेकिन कोई उपयुक्त विकल्प नहीं मिल पा रहा था। ऐसा लगा कि अनुप्रयोग की सेटिंग क्षणिक रूप से गड़बड़ा गई हो। उसने अपने मित्र को बुलाने के लिए दूरभाष लगाया और बताया कि वह डरावनी स्थिति में है।
इस बीच एक चलचित्र आया। अंधेरे कोने से कमरे के दरवाजे की ओर देखा जा रहा था। आवाज कोई नहीं, बस गलियारे की भयानक खामोशी। चलचित्र के अंत में हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, मैं यहां हूं। सीधे फोन के स्पीकर से निकलती यह फुसफुसाहट मानो आत्मा को झकझोर देने वाली थी। उमेश ने घबराकर छात्रावास की सुरक्षा को फोन किया। कुछ ही देर में एक सुरक्षा कर्मी आया, गलियारे की जांच की, मगर कुछ संदिग्ध न मिला। कैमरा फीड चेक की गई, पर उस समय के फुटेज में अजीब सा व्यवधान दर्ज हुआ। लगभग 2 मिनट तक रिकॉर्डिंग ठप थी। सुरक्षा कर्मियों ने कंधे उचका दिए, कहा, अगर कोई परेशानी हो तो दोबारा बताना। उमेश रात भर सो नहीं पाया। जैसे तैसे सुबह हुई। उसके मित्र ने आकर उसे ढांढस बंधाया। अगले कुछ समय तक उस अजनबी उपयोक्ता से कोई संदेश नहीं आया, पर उस एक रात ने उमेश की मानसिक शांति छीन ली। वह हर कदम पे सोचता था कि कहीं कोई उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा हो। उसने चटक चित्र को अनइंस्टॉल कर दिया और दूसरे माध्यमों से ही सीमित संचार रखने लगा। कभी कभार आज भी उसे रात के सन्नाटे में लगता है कि कहीं गलियारे में कोई साया चल रहा है। उसे समझ नहीं आता वह कौन था, कैसे सुराग मिला कि वह इसी छात्रावास में है। और सबसे महत्वपूर्ण, कैमरा फीड क्यों खराब हो गई? कुछ जवाब कभी नहीं मिल पाए, मगर उमेश जानता है कि उस एक रात ने उसे सिखा दिया कि चटक चित्र जैसी तकनीकें भी डर का कारण बन सकती हैं, जब वे अनजाने हाथों में पड़ जाएं। कहानी 4, चेहरा चुराने वाली पहचान। विकास को सामाजिक मंचों का बड़ा शौक था। वह उत्साही युवक था जो दिन भर पढ़ाई और शौक पूरे करने के बाद रात को कई लोगों से बातचीत करता। उसकी रुचि फोटोग्राफी में भी थी, तो वह अक्सर जगह जगह घूमकर सुंदर चित्र लेता और उन्हें चटक चित्र या अन्य मंचों पर साझा करता। दोस्तों और अपरिचितों संग उसका परिचय काफी बढ़ रहा था। एक दिन उसे एक नया अनुरोध आया। चटक चित्र पर ठीक उसका ही नाम और लगभग वैसा ही चित्र, पहचान चिन्ह जैसे प्रोफाइल चित्र लगाकर किसी ने खाता बनाया था। विकास को लगा कोई मजाक कर रहा है या फिर उसका प्रशंसक होगा जो उसकी तरह बनना चाहता है। उसने उपयोगकर्ता अनुरोध स्वीकार कर लिया और तत्काल एक संदेश आया। उस संदेश में एक कमरा दिखाई दिया जहां जमीन पर असंख्य कागजी चित्र बिखरे हुए थे। उन चित्रों में विकास के पुराने स्नैप, फोटो और कुछ पारिवारिक तस्वीरें तक थीं जिन्हें शायद उसने कभी साझा किया था। नीचे लिखा था, सुंदर यादें, है ना? विकास का कलेजा दहल गया। ये सारी निजी तस्वीरें उस अनजान के पास कैसे पहुंची? उसने क्रोधित होकर लिखा, तुम कौन हो? ये सब क्यों कलेक्ट किया है? कोई जवाब नहीं आया। वह परेशान हो उठा। कुछ घंटे बाद फिर एक संदेश आया। इसमें विकास के माता पिता के घर का तस्वीर था, गेट और बरामदे की साफ झलक। साथ में लिखा था, मैं इधर भी जा चुका हूं। विकास को लगा जैसे उसकी दुनिया लूट रही है। यह शख्स उसकी हर गतिविधि पे नजर रखता आया है। उसने उस खाते को अवरोधित कर दिया, पर शाम तक एक दूसरा खाता सामने आ गया जिसमें वही पहचान चिन्ह और नाम था, लेकिन थोड़ा बदलाव भी, जैसे किसी ने निशाना साधकर ही बनाया हो। और इस बार संदेश में लिखा था, आज चाय पीते हुए तुम बहुत अच्छे दिख रहे थे, वह लाल कप प्यारा है। विकास जानता था कि उसने कुछ ही देर पहले लाल मग में चाय पी और उसकी एक तस्वीर किसी अन्य मंच पर भी नहीं डाली थी। फिर यह अजनबी कैसे जानता है? वह घबरा उठा। घर की चौखट पर एक सस्ती सुरक्षा कैमरा लगाने का विचार भी किया, पर वह छात्रावास में रहता था, इसलिए सोचा किसी तकनीकी हल से अपने दूरभाष यंत्र की गोपनीयता बढ़ाए, अपनी सारी सूचनाएं छिपाए।
कुछ समय के लिए सोशल मंचों से गायब भी हो गया। सोचा होगा अजनबी पीछा छोड़ दे। लगभग 1 महीना बीता, कोई संदिग्ध संदेश नहीं आया। विकास को लगा सब ठीक हो गया है। एक रात अचानक एक नया संदेश उभरा। इस बार कोई पुरानी परिचित नाम वाला खाता नहीं, बल्कि सर्वथा नया। पर प्रोफाइल चित्र फिर वही था, विकास का चेहरा। संदेश में दिखा उसके छात्रावास की सीढ़ियां, अधंधेरी जगह, जहां से लगता था मानो कोई हाल फिलहाल गुजरा हो। शब्द लिखे थे, तुम्हारे लौट आने का इंतजार था। विकास का गला सूख गया। उसने सीधे पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने भी कहा कि जब तक कोई सीधा नुकसान या ठोस सुराग ना हो, वे कुछ नहीं कर सकते। वह निराश था। अगली सुबह सुरक्षा कारणों से उसने कमरा बदल लिया। बोर्डिंग के एक दूसरे हिस्से में जगह मिली। अपना सारा सामान वहां शिफ्ट कर दिया। दूसरे दिन फिर एक संदेश, कमरा बदल लिया। बढ़िया। इस पर दिखाई दिया दरवाजे का फोटो, विकास का नया कमरा। अंदर घना अंधेरा, खामोशी से टकटकी लगाए कोई, ऐसा आभास हुआ। वह समझ नहीं पा रहा था कि कौन उसके इतने करीब आ सकता है। कुछ दोस्तों ने सुझाव दिया कि विकास अपनी ऑनलाइन मौजूदगी पूरी तरह खत्म कर दे। वह वजह हो सकती है कि कोई ऊंची साइबर तकनीक का इस्तेमाल कर रहा हो। अंततः विकास ने हिम्मत जुटाई और एक बड़ा कदम उठाते हुए अपना पुराना दूरभाष यंत्र त्याग कर नया खरीदा सारा डेटा स्थानांतरित नहीं किया। केवल सबसे जरूरी संपर्क अपने तक सीमित रखे और चटक चित्र जैसे मंचों से पूरी तरह दूर हो गया। 40 दिन बीत गए। कोई संदेश या डराने वाली घटना नहीं घटी। थोड़ी राहत मिली, डर की छाया फिर भी बनी रही। हर बार जब वह घर से बाहर कदम रखता, उसे लगता कोई उसका पीछा कर रहा है। हालांकि उस अज्ञात पहचान ने दोबारा कभी संपर्क नहीं किया। विकास के मन में हमेशा एक आशंका रहती है, कहीं किसी मोड़ पर फिर मेरी तस्वीरें या नाम का दुरुपयोग शुरू ना हो जाए। इंटरनेट की दुनिया जितनी सुविधाजनक है, उतनी ही रहस्यमयी और कभी कभी खतरनाक भी। अगर कोई आपकी पहचान चुरा ले, तो हालात समय से पहले समझकर ही संभाले जा सकते हैं, वरना देर हो जाने पर सच्चाई और डर की ये रस्सियां आपको जकड़ लेती हैं। कहानी 5 खोए पदचिह्न और रहस्यमय जंगल। जयंती और उसके 2 मित्र सुमन और दीपू ने फैसला किया कि इस बार वसंत अवकाश में पहाड़ी क्षेत्रों में घूमेंगे। तीनों काफी साहसी प्रकृति के थे, रोमांच भरे अनुभवों के लिए उत्सुक रहते थे। उन्होंने एक छोटा वाहन किराए पर लिया और निकल पड़े पहाड़ों की ओर। पूरे रास्ते वे चटक चित्र पर चित्र विचार साझा करते जा रहे थे। ताजा नजारे, घूमते फिरते किस्से, धूप में जगमगाते झरनों की तस्वीरें। दूसरे दिन रात उन्होंने एक अनजान से जंगल के पास डेरा डाला। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच खुला आसमान। देर शाम तक तो सब हर्षित था, मगर जैसे ही अंधेरा गहराया, उनके आसपास का माहौल कुछ उदास और खौफनाक सा प्रतीत होने लगा। जयंती ने चटक चित्र के समूह में 1-2 तस्वीरें डाली। अधमंदी रोशनी में कैंपसाइट की छवि, अलाव की चमक और पास बहती नदी का हल्का शोर। पर उसी समय उसे एक अजीब तस्वीर प्राप्त हुई, अनजान उपयोक्ता नाम से। उस तस्वीर में जयंती और सुमन दीपू के साथ दिख रहे थे, पर उनके ठीक पीछे किसी स्त्री की परछाई खड़ी थी। चेहरा धुंधला सा, बाल बिखरे हुए। और सबसे भयानक बात यह कि जब यह चित्र लिया गया था, जयंती को पूरा यकीन था कि उनके अतिरिक्त वहां कोई और नहीं था। वे तीनों चौंक गए। पहले तो सोचा कि शायद कोई और यात्री आसपास हो और गलती से उनकी तस्वीर खींच ली हो, लेकिन जल्द ही एक दूसरा संदेश आया, जिसमें वही तस्वीर थी, पर उस पर लाल घेरे में उस स्त्री की आकृति को रेखांकित किया गया था। नीचे लिखा था, उसे ढूंढो। सुमन ने सोचा यह मजाक भी हो सकता है, लेकिन चारों ओर देखते हुए उन्हें लगा कोई उन्हें ताक रहा है। दीपू ने पास के पेड़ों में टॉर्च की रोशनी डाली, मगर कोई नहीं दिखा। कुछ देर बाद एक चलचित्र आया, जिसमें जंगल का फर्श दिखाई दे रहा था, गीली मिट्टी, कुछ सूखे पत्ते और उस पर पदचिह्नों की कतार जो कहीं अदृश्य घने अंधेरे में विलीन हो रही थी। टिप्पणी थी, वह भटक रही है। जयंती का कलेजा धड़क उठा, मगर सुमन और दीपू ने कहा, आओ थोड़ा आसपास देख लें, शायद कोई मदद मांग रहा है। तीनों टॉर्च लेकर निकले। करीब आधा घंटा खोजा, मगर कोई पदचिह्न या व्यक्ति नहीं मिला। जंगल में सिर्फ सन्नाटा और कभी कभार पशु पक्षियों की आवाजें। निराश होकर वे लौट आए।
लौटने पर देखा एक और संदेश आया था। किसी झरने के किनारे पर एक फटा हुआ जूता दिखा रहा था, कीचड़ से सना हुआ। लिखा था, यह उसका है। उन्होंने फिर इधर उधर देखने की कोशिश की, पर रात के अंधेरे में कुछ भी पता चलना मुश्किल था। अलाव धुएं से भरने लगा, माहौल और डरावना हो उठा। फिर आधी रात के वक्त एक अंतिम संदेश आया, जंगली झाड़ियों के पीछे से लिए गए चलचित्र की झलक। उसमें उनका कैंप साफ दिख रहा था, 2 तंबू और जलता हुआ अलाव। एक स्त्रियोचित स्वर हल्के से फुसफुसाता सुनाई दिया, क्यों नहीं ढूंढा मुझे? अगले ही पल चलचित्र बंद हो गया। डर से कांपते हुए सबने फैसला किया कि तुरंत ही यह जगह छोड़ दें। उन्होंने आनन फानन में सामान समेटा, तंबू बांधकर गाड़ी में डाला और रात को ही निकल पड़े। वे किसी प्रकार नजदीकी कस्बे में सुबह तड़के पहुंचे। वहां पहुंचकर थोड़ा सुकून मिला। उचित संचार सेवा उपलब्ध होने पर उन्होंने स्थानीय समाचार देखे तो जाना कि कुछ ही दिन पहले उस जंगल में एक युवती लापता हो गई थी। कुछ लोग कहते थे वह किसी हृदयाघात या दुर्घटना का शिकार हो गई। कुछ मानते थे उसे जानवरों ने घेर लिया, पर उसकी खोज अभी तक जारी थी। जयंती ने अपने पास संचित वे सारे चित्र और चलचित्र पुलिस को दिखाए। पुलिस वालों ने भी हैरानी जताई कि ये सब कहां से और किसने भेजा होगा। वह युवती लापता हो गई, पर उसके होने के संकेत मानो चटकचित्र के माध्यम से किसी और ही दुनिया से उन तक पहुंच रहे थे। वरिष्ठ अधिकारी ने इतना जरूर कहा कि जंगल विशाल है, खोज में हफ्तों लगते हैं, हो सकता है कुछ निशान मिले भी हों और मिट गए हों। आखिरकार पर्याप्त प्रमाण न होने से यह घटना अनबूझी रह गई। पर जयंती और उसके दोस्तों के भीतर एक टीस रह गई, काश वे उसी समय हिम्मत करके खोज जारी रखते या पुलिस को तुरंत सूचित करते। उन्हें आज भी उस स्त्री की व्याकुल परछाई याद आती है कि वह इतने करीब थी जहां से उनकी तस्वीरें खींची गईं। उस रात के बाद उन्होंने चटक चित्र के जरिए सफर का हर पल साझा करने से तौबा कर ली। कहीं न कहीं उन्हें लगता है जिन्होंने भी वह संदेश भेजा, उसकी पीड़ा या बेचैनी जंगल में गूंजती रही और शायद वे उसकी आखिरी आवाज सुन चुके थे। क्यों नहीं ढूंढा मुझे? यह सवाल उनकी नींदों में भी गूंजता रहता है। दोस्तों, ये थी 5 कहानियां जो ये दर्शाती हैं कि क्षणिक संदेशों की आड़ में कभी बहुत भयानक सच छिपा होता है। हम सोचते हैं कि चित्र मिट जाते हैं और सब सुरक्षित है, पर कुछ दरारें ऐसी होती हैं जिनमें से अनजाना अंधेरा झांक सकता है। बताइए, आपको इनमें से कौन सी कहानी सबसे ज्यादा डरावनी लगी? नीचे टिप्पणी अवश्य करें। भय का सफर को पसंद करें और इस चैनल को आगे साझा करें। साथ ही सदस्यता भी लें ताकि आपको आगे भी ऐसी ही रोमांचक और दिल दहलाने वाली कहानियां मिल सकें। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, कभी कभी ये त्वरित संदेश हमारे चारों तरफ ऐसा अनदेखा संसार बना देते हैं जहां से वापस आना आसान नहीं होता।